जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को के बारे में जो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस तथा उत्तर प्रदेश के तमाम आयोग में लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये इन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ हम लोग एडिशनल फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि अन्य प्रश्नों के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे। पर डे आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम हिंदी का लेकर आते हैं, ना केवल हिंदी का बल्कि मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न का जो सारांश है वो ये है कि एक पूरा का पूरा गद्यांश है, उस गद्यांश पर आधारित 4 सवाल हैं दिए गए हैं। कितना? 1 से 4 सवाल तक दिए गए हैं और इन चारों सवालों को उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़ के देना है। और इस गद्यांश के जो सवाल होते हैं, सबसे ज़रूरी बात जान लीजिए कि गद्यांश को हल करने के पहले आपको प्रश्न पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न पढ़ने के बाद आप जो है पैसेज पढ़िए तो उसका बेहतरीन लाभ मिलता है। अन्यथा क्या होता है, आप पैसेज पढ़ेंगे फिर प्रश्न पढ़ेंगे और 4 प्रश्नों में 4 बार पैसेज पढ़ेंगे, इसलिए आपका टाइम किल होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? ये पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या है? भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अगला प्रश्न है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? लास्ट प्रश्न है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? चलिए, तो पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं, इसके बाद सारे प्रश्नों को हल करते हैं। पैसेज कह रहे हैं, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब देखिए, अब ये कह रहा है, एक प्रश्न हमको मिल गया, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के एटम बम की शक्ति जो थी वो जापान को ख़त्म कर दी। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने इनको प्रेरणा दी कि ऐसे बम बनाओ। तो आपने कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? अमेरिका ने प्रेरणा दी शस्त्रास्त्र बनाने की, अमेरिका की विजय ने, या जापान पर गिराए गए परमाणु अणु बम ने, या बड़े देश की प्रतिस्पर्धा ने? तो आपने साफ साफ देखा कि जो जापान पर अणु बम गिरा था उसी की सफलता मिली। इसके बाद से लोग होड़ में लग गए कि नहीं, हमको भी बम बनाना है, अणु बम बनाना है। ठीक है, आगे पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। आगे पैसेज कह रहे हैं, अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। चलिए, अब सारे प्रश्न देख लेते हैं। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय नहीं। पूरे गद्यांश में कुल मिला के बात हो रही भैया किस तरीके से जो है ये शस्त्रों की वजह से जो है कि शांति भंग हुई है। ठीक है, तो आतंक की बात नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है, विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, ये भी गलत बात है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, बिल्कुल गलत बात है। निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आप कहेंगे निशस्त्रीकरण, पूरे पैसेज में यही आपको मैसेज दिया गया है भाई कि किस तरीके से निशस्त्रीकरण की तरफ ध्यान दिया जाए और विश्व में शांति हो। दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से, जापान की अजेय शक्ति के पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या अमेरिका की विजय से? तो आपने कहा भाई पैसेज की शुरुआत में ही दिया हुआ है, जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से दुनिया को आभास हुआ कि कितना ताकत है एटम बम में। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न कह रहे हैं, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से।
अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य या पारस्परिक भय की वजह से। तो आपने कहा पारस्परिक भय के कारण, यानी पारस्परिक भय की वजह से ही जो है लोग बना के रख ले रहे हैं कि यदि वह अगला देश अगर हम पे आक्रमण करेगा तो हम भी इन पे आक्रमण कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से लोग बना रहे हैं। तो पूरे पैसे से ये निचोड़ निकल के आया और 4 प्रश्न हमारे क्लियर हो गए। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो पे लाइक ठोक दीजिएगा। अगला प्रश्न, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य? 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। घर जाऊंगा में क्रिया उपवाक्य है। पहले तो समझ लेते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य जो होता है वो शब्दों का समूह, एक शब्दों का सार्थक समूह जो कि क्रमबद्धता को दर्शाता है, वो वाक्य कहलाता है। लेकिन पूरा का पूरा वाक्य कंप्लीट ना हो, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह हो लेकिन पूरा वाक्य ना हो तो उसे हम उपवाक्य कहते हैं। घर जाऊंगा, अब देखो घर जाऊंगा तो यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है? घर क्या करूंगा? जाऊंगा, तो क्रिया है, तो जाहिर सी बात है यह एक उपवाक्य है। और किस प्रकार का उपवाक्य है? तो आपने कहा क्रिया उपवाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहे हैं इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा बोली कौन सी है? व्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अवधी तो बिल्कुल सही जवाब है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली जो बोली है वो है अवधी। अब ये जो अवधी है, आप ये जान लीजिए कि ये भाषा जो है विशेष तौर पे ये मध्यकाल में प्रचलन में आई थी। किस काल में आई थी प्रचलन में? मध्यकाल में आई थी। और इसकी प्रथम कृति जो थी वो चंदायन थी। कौन सी थी? चंदायन थी, जो दाऊद मुल्ला जी द्वारा लिखी गई थी और वो भी 1379 ईस्वी में। दाऊद मुल्ला जी द्वारा चंदायन लिखी गई थी अवधि में और 1379 में, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी ब्रज की बात करें। ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी का बोली है। खड़ी बोली जो है ये भी पश्चिमी का है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों के तीनों जो है कि बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब ये जो अवधि है, अवधि कहाँ की है? पूर्वी हिंदी का पार्ट है। पूर्वी हिंदी की बोली है। कैसे? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों की तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न, अय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तालव्य, दंत्य, कंठोष्ठ्य या कंठ तालव्य? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य तो बिल्कुल सही बात है। जो ए है और ए है ये दोनों के दोनों कंठ तालव्य है। क्या है भाई? कंठ तालव्य। उच्चारण स्थान कहाँ से उच्चारित होते हैं? आप बहुत बेसिक सी बात ध्यान समझिएगा। अब ये कंठ तालव्य क्यों है? क्योंकि ध्यान देखिए, जो अ या आ है ये है क्या? ये हैं कंठ। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब ई जो होता है उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अब ये अ और ई मिलकर ही ए बनता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कंठ तालव्य बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। और ए का भी ऐसे ही है। अ और धन ए मिलकर ए बनता है, या आ धन ए मिलकर ए बनता है। तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा भाई? कंठ तालव्य हो जाएगा। क्योंकि कंठ और तालु से जब उच्चारित होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, उसी प्रकार से सारे स्वरों की बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो अब जैसे तालव्य है, मैंने बता दिया आपको, ई तालव्य है और आ कंठ है। ठीक है, उ ओष्ठ है। उ कहाँ से हैं? ओष्ठ से हैं। अब आपको सारे बता दिया मैंने। और आ कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से। ठीक है, और ए कंठ तालव्य, और ओ जो है उ से मिलके, तो इसको कंठोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य उच्चारण स्थान इसका है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? उत्धनडयन, उद्दंडयन, उद्धन अयण, उद्धन अयण। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही बात है। उद्दंडयन, उड्डयन हो जाता है। देखिए ये व्यंजन संधि का पार्ट है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी व्यंजन या फिर व्यंजन स्वर मिले तो व्यंजन संधि ही होती है। वहां पे स्वर संधि यदि है तो दोनों तरफ स्वर ही स्वर होंगे। ठीक है, चलिए इसका नियम क्या है भाई? कैसे ये उद्दंडयन उड्डयन बन गया? तो इसका नियम ये कहता है कि जब त आधा त या आधा द के बाद यदि ड आ जाए
है ना, ड आ जाए तो ये त और द दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ड हो जाते हैं। तो त और ड मिलके आधा त आधा ड हो गया तो उड्डयन हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का नियम कहता है। अगला, चूरण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्धतत्सम, देशज या तद्भव? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। चूरण जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है भाई? चूर्ण होता है। तत्सम का मतलब संस्कृत के वह शब्द जो कि हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, और जिनका हिंदी रूपांतरण करके हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं उसको तो हम कहते हैं वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, है ना। और देशज जो कि क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां होती हैं, आसपास के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बोलियां फेमस होती हैं, खुटखुटाना, भड़भड़, खटिया, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इन्हें देशज शब्द के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अगला प्रश्न, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या ढांढस बंधाना? 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए राह न सूझना तो बिल्कुल सही जवाब है। कोई राह नहीं सूझता, दिमाग नहीं काम करता तो उसको कहते हैं भैया चौकड़ी भूल गए, ठीक है। अगला, वैमनस्य का विलोम क्या होगा? विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य, अवमनस्य? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होता है। अगला प्रश्न, जस दूल्ह तस बनी बराता कहावत का क्या अर्थ है? अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना? 3 सेकंड। यदि आपने सुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। जैसे दूल्ह तस बनी बराता मतलब जैसा दूल्हा है वैसे बराती हैं, मतलब जैसे खुद हैं वैसे साथी हैं, तो हम कहते हैं कि जस दूल्ह तस बनी बराता, इस कहावत का अर्थ है। अगला, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज या उद्भिज? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। धरती फोड़कर जो जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। और स्वयंभू का मतलब क्या होता है? जो स्वयं उत्पन्न, स्वयं पैदा होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। जन्मजात, जन्म से कोई चीज़ होती है उसको जन्मजात कहते हैं। जरायुज क्या होता है भाई? जरायुज वो होता है जो माता के गर्भ में से निकलते समय जो खेड़ी में लिपटा हुआ होता है उसे जरायुज कहते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अगला प्रश्न, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अमेंडमेंट, वेरिफिकेशन, स्पेसिमेन, एंडोर्समेंट? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी एंडोर्समेंट तो बिल्कुल सही जवाब है। पृष्ठांकन का अंग्रेजी रूपांतरण होता है एंडोर्समेंट। पृष्ठांकन का कुल मिलाकर ये कहने का तात्पर्य होता है कि आपने कोई नोट्स बनाया उसको पृष्ठांकित कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, ठीक है। अब अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शब्द सुना होगा, तो अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है। वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन होता है। स्पेसिमेन मतलब होता है नमूना। आपने सुना होगा स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल, तो स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अगला प्रश्न, इसमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मतलब मूक का कौन सा अर्थ नहीं हो पाएगा? गूंगा, चुप, शांत, विवश? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी विवश तो बिल्कुल सही जवाब है। मूक का अर्थ गूंगा हो गया, चुप हो गया, शांत हो गया, लेकिन विवश का अर्थ बाध्यता से है, मूक से नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक तो बिल्कुल सही जवाब है। राम की गाय चरती है, इसमें कौन सा कारक है? अब देखिए, कारक होते हैं 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पदान से अलगाव के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हेरे, ठीक है। अब आपने कहा भाई राम की किसकी गाय चरती है? जब किसी से किसी का संबंध दर्शाना होता है वहाँ पे जो कारक होता है उसे हम संबंध कारक,
किसकी गाय चरती है? तो आपको जवाब मिलता है राम की गाय चरती है। तो इस गाय का संबंध किससे हो गया? राम से हो गया ना, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई राम की गाय चरती है। यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। अब कर्ता कारक कर्ता ने का प्रयोग होता है कर्म को अधिकरण में पर, है ना। मैं आदमी घर में बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है ना, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। वह बहुत अच्छा लड़का है में सर्वनाम क्या है? वह ही तो सर्वनाम है। अब इस वह कौन प्रकार का सर्वनाम है? तो आपने कहा अनिश्चयवाचक तो है नहीं भाई, एकदम निश्चित है भाई वह की बात कर रहा है। निजवाचक आप जो आपका प्रयोग जो करते हैं, आप स्वयं खुद का प्रयोग करते हैं, निजवाचक होता है। संबंधवाचक राम की, श्याम का, मोहन की, ठीक है, तो इसका जो वहाँ संबंधवाचक होता है। तो बचा क्या? निश्चयवाचक। यह वह ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के भेद जान लीजिए, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पुरुषवाचक होते हैं, इसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इतना बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अनुमान का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछ रहे हैं आपसे। अनुमानित, अनुमित, अनुमानक, अनमित। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है अनुमानित। ध्यान समझिए, विशेषण चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि उसके आगे, शब्द के आगे कोई संज्ञा लगा दीजिए। जैसे अनुमान है ना, तो अनुमानित आय, अब आय आगे संज्ञा लगा लीजिए। मान लीजिए संज्ञा हमारा क्या हो गया? आय। अगर जैसे हमने कहा अच्छा, तो ये आप जानते हैं विशेषण है। इसके बाद संज्ञा लगाएंगे तो सेट बैठेगा। अच्छा आदमी, अच्छा बैल, अच्छी गाड़ी, है ना। तो संज्ञा, जब विशेषण के बाद संज्ञा बैठा के देखिए, अगर सही बैठ रहा है, मतलब सेंटेंस बैठ रहा है, तब तो ये विशेषण है, और नहीं बैठ रहा तो विशेषण नहीं है। जैसे अनुमित आय, अनुमानक आय, अनमित आय, बिल्कुल गलत है। अनुमानित आय, आपकी अनुमानित आय कितनी है? तो आपने कहा भाई कितना, क्या सही हो जाएगा? अनुमानित हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में मतलब ये पूरा सेंटेंस है, वाक्य है। इसमें यहाँ जब छूट गया है। इसमें जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण उपवाक्य तो बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए समझिएगा बात को। उपवाक्य मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि उपवाक्य का मतलब हो जाता है दो या दो से अधिक शब्द जबकि जो है कि वाक्य कंप्लीट न हो वो उपवाक्य कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य कैसे हो गया? कह रहा है जब पानी बरसता है। अब जब संज्ञा तो है नहीं, जब विशेषण तो है नहीं, जब क्रिया तो है नहीं, इसलिए क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। कैसे भाई? क्रिया विशेषण जो होता है वो अव्यय का पार्ट होता है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। पहला क्या होता है? कालवाचक, ठीक है, और ये कालवाचक विशेषण है। दूसरा होता है स्थानवाचक, है ना, और तीसरा होता है रीतिवाचक, और चौथा होता है परिमाणवाचक। क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। तो अब कह रहे हैं कालवाचक विशेषण में जब पानी बरसता है। पानी कब बरसता है? जब बरसता है। तो ये हो क्रिया, और क्रिया की विशेषता बतला रहा है, वो हो जाता है क्रिया विशेषण। तो आपने कहा क्रिया विशेषण, चूंकि क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। अगला प्रश्न है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और अब ये होमवर्क करके तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अगर वीडियो आपने पूरा लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस तथा उत्तर प्रदेश के तमाम आयोग में लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये इन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ हम लोग एडिशनल फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि अन्य प्रश्नों के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे।
पर डे आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम हिंदी का लेकर आते हैं, ना केवल हिंदी का बल्कि मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न का जो सारांश है वो ये है कि एक पूरा का पूरा गद्यांश है, उस गद्यांश पर आधारित 4 सवाल हैं दिए गए हैं। कितना? 1 से 4 सवाल तक दिए गए हैं और इन चारों सवालों को उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़ के देना है। और इस गद्यांश के जो सवाल होते हैं, सबसे ज़रूरी बात जान लीजिए कि गद्यांश को हल करने के पहले आपको प्रश्न पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न पढ़ने के बाद आप जो है पैसेज पढ़िए तो उसका बेहतरीन लाभ मिलता है। अन्यथा क्या होता है, आप पैसेज पढ़ेंगे फिर प्रश्न पढ़ेंगे और 4 प्रश्नों में 4 बार पैसेज पढ़ेंगे, इसलिए आपका टाइम किल होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? ये पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या है? भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अगला प्रश्न है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? लास्ट प्रश्न है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? चलिए, तो पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं, इसके बाद सारे प्रश्नों को हल करते हैं। पैसेज कह रहे हैं, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब देखिए, अब ये कह रहा है, एक प्रश्न हमको मिल गया, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के एटम बम की शक्ति जो थी वो जापान को ख़त्म कर दी। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने इनको प्रेरणा दी कि ऐसे बम बनाओ। तो आपने कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? अमेरिका ने प्रेरणा दी शस्त्रास्त्र बनाने की, अमेरिका की विजय ने, या जापान पर गिराए गए परमाणु अणु बम ने, या बड़े देश की प्रतिस्पर्धा ने? तो आपने साफ साफ देखा कि जो जापान पर अणु बम गिरा था उसी की सफलता मिली। इसके बाद से लोग होड़ में लग गए कि नहीं, हमको भी बम बनाना है, अणु बम बनाना है। ठीक है, आगे पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। आगे पैसेज कह रहे हैं, अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। चलिए, अब सारे प्रश्न देख लेते हैं। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय नहीं। पूरे गद्यांश में कुल मिला के बात हो रही भैया किस तरीके से जो है ये शस्त्रों की वजह से जो है कि शांति भंग हुई है। ठीक है, तो आतंक की बात नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है, विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, ये भी गलत बात है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, बिल्कुल गलत बात है। निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आप कहेंगे निशस्त्रीकरण, पूरे पैसेज में यही आपको मैसेज दिया गया है भाई कि किस तरीके से निशस्त्रीकरण की तरफ ध्यान दिया जाए और विश्व में शांति हो। दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से, जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या अमेरिका की विजय से? तो आपने कहा भाई पैसेज की शुरुआत में ही दिया हुआ है, जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से दुनिया को आभास हुआ कि कितना ताकत है एटम बम में। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न कह रहे हैं, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य, या पारस्परिक भय की वजह से? तो आपने कहा पारस्परिक भय के कारण, यानी पारस्परिक भय की वजह से ही जो है लोग बना के रख ले रहे हैं कि यदि वह अगला देश अगर हम पे आक्रमण करेगा तो हम भी इन पे आक्रमण कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से लोग बना रहे हैं। तो पूरे पैसे से ये निचोड़ निकल के आया और 4 प्रश्न हमारे क्लियर हो गए। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो पे लाइक ठोक दीजिएगा।
अगला प्रश्न, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कि मैं घर जाऊंगा। तो घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य? 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। घर जाऊंगा में क्रिया उपवाक्य है। पहले तो समझ लेते हैं उपवाक्य, वाक्य क्या होता है। वाक्य जो होता है वो शब्दों का समूह, एक शब्दों का सार्थक समूह जो कि क्रमबद्धता को दर्शाता है, वो वाक्य कहलाता है। लेकिन पूरा का पूरा वाक्य कंप्लीट ना हो, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह हो लेकिन पूरा वाक्य ना हो, तो उसे हम वाक्य कहते, उपवाक्य कहते हैं। घर जाऊंगा, अब देखो घर जाऊंगा तो यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है? घर क्या करूंगा? जाऊंगा, तो क्रिया है, तो जाहिर सी बात है यह एक उपवाक्य है। और किस प्रकार का उपवाक्य है? तो आपने कहा क्रिया उपवाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहे हैं इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा बोली कौन सी है? व्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अवधी तो बिल्कुल सही जवाब है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली जो बोली है वो है अवधी। अब ये जो अवधी है, आप ये जान लीजिए कि ये भाषा जो है विशेष तौर पे ये मध्यकाल में प्रचलन में आई थी। किस काल में आई थी प्रचलन में? मध्यकाल में आई थी। और इसकी प्रथम कृति जो थी वो चंदायन थी। कौन सी थी? चंदायन थी, जो दाऊद मुल्ला जी द्वारा लिखी गई थी, और वो भी 1379 ईस्वी में। दाऊद मुल्ला जी द्वारा चंदायन लिखी गई थी अवधि में और 1379 में। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी ब्रज की बात करें। ब्रज जो है पश्चिमी बोली का, पश्चिमी हिंदी का बोली है। खड़ी बोली जो है ये भी पश्चिमी का है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों के तीनों जो है कि बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब ये जो अवधि है, अवधि कहाँ की है? पूर्वी हिंदी का पार्ट है। पूर्वी हिंदी की बोली है। कैसे? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों की तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न, अ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तालव्य, दंत्य, कंठोष्ठ्य या कंठतालव्य? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी कंठतालव्य तो बिल्कुल सही बात है। जो ए है और अ है ये दोनों के दोनों कंठतालव्य है। क्या है भाई? कंठतालव्य। उच्चारण स्थान कहाँ से उच्चारित होते हैं? आप बहुत बेसिक सी बात ध्यान समझिएगा। अब ये कंठतालव्य क्यों है? क्योंकि ध्यान देखिए, जो अ या आ है ये है क्या? ये है कंठ। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब ई जो होता है उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अब ये अ और ई मिलकर ही ए बनता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कंठ तालव्य बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। और ए का भी ऐसे ही है। अ और धन ए मिलकर ए बनता है, या आ धन ए मिलकर ए बनता है। तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा भाई? कंठ तालव्य हो जाएगा। क्योंकि कंठ और तालु से जब उच्चारित होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, उसी प्रकार से सारे स्वरों की बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो अब जैसे तालव्य है, मैंने बता दिया आपको, ई तालव्य है और आ कंठ है। ठीक है, उ ओष्ठ है। उ कहाँ से हैं? ओष्ठ से हैं। अब आपको सारे बता दिया मैंने। और आ कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से। ठीक है, और ए कंठ तालव्य, और ओ जो है उ से मिलके, तो इसको कंठोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ उच्चारण स्थान इसका है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? उत्धनडयन, उद्दंडयन, उद्धन अयण, उद्धन अयण। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही बात है। उद्धनडयन, उड्डयन हो जाता है। देखिए ये व्यंजन संधि का पार्ट है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी व्यंजन या फिर व्यंजन स्वर मिले तो व्यंजन संधि ही होती है। वहां पे स्वर संधि यदि है तो दोनों तरफ स्वर ही स्वर होंगे। ठीक है, चलिए, इसका नियम क्या है भाई? कैसे ये उद्दंडयन उड्डयन बन गया? तो इसका नियम ये कहता है कि जब आधा त या आधा द के बाद यदि ड आ जाए, है ना, ड आ जाए, तो ये त और द दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? ड हो जाते हैं। तो त और ड मिलके आधा त आधा ड हो गया, तो उड्डयन हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का नियम कहता है। अगला, चूरण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्धतत्सम, देशज या तद्भव?
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। चूरन जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है भाई? चूर्ण होता है। तत्सम का मतलब संस्कृत के वह शब्द जो कि हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, और जिनका हिंदी रूपांतरण करके हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं उसको तो हम कहते हैं वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, है ना। और देशज जो कि क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियाँ होती हैं, आसपास के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बोलियाँ फेमस होती हैं, खुटखुटाना, भड़भड़, खटिया, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इन्हें देशज शब्द के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अगला प्रश्न, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या ढांढस बंधाना। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए राह न सूझना तो बिल्कुल सही जवाब है। कोई राह नहीं सूझता, दिमाग नहीं काम करता तो उसको कहते हैं भैया चौकड़ी भूल गए। ठीक है। अगला, वैमनस्य का विलोम क्या होगा? विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य, अवमनस्य। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होता है। अगला प्रश्न, जस दूल्ह तस बनी बराता कहावत का क्या अर्थ है? अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना। 3 सेकंड। यदि आपने सुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। जैसे दूल्ह तस बनी बराता, मतलब जैसा दूल्हा है वैसे बराती हैं, मतलब जैसे खुद हैं वैसे साथी हैं, तो हम कहते हैं कि जस दूल्ह तस बनी बराता, इस कहावत का अर्थ है। अगला, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज या उद्भिज। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। धरती फोड़कर जो जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। और स्वयंभू का मतलब क्या होता है? जो स्वयं उत्पन्न, स्वयं पैदा होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। जन्मजात, जन्म से कोई चीज़ होती है उसको जन्मजात कहते हैं। जरायुज क्या होता है भाई? जरायुज वो होता है जो माता के गर्भ में से निकलते समय जो खेड़ी में लिपटा हुआ होता है उसे जरायुज कहते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अगला प्रश्न, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अमेंडमेंट, वेरिफिकेशन, स्पेसिमेन, एंडोर्समेंट। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी एंडोर्समेंट तो बिल्कुल सही जवाब है। पृष्ठांकन का अंग्रेजी रूपांतरण होता है एंडोर्समेंट। पृष्ठांकन का कुल मिलाकर ये कहने का तात्पर्य होता है कि आपने कोई नोट्स बनाया, उसको पृष्ठांकित कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। ठीक है। अब अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शब्द सुना होगा, तो अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है। वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन होता है। स्पेसिमेन मतलब होता है नमूना। आपने सुना होगा स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल, तो स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अगला प्रश्न, इसमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मतलब मूक का कौन सा अर्थ नहीं हो पाएगा? गूंगा, चुप, शांत, विवश। 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी विवश तो बिल्कुल सही जवाब है। मूक का अर्थ गूंगा हो गया, चुप हो गया, शांत हो गया, लेकिन विवश का अर्थ बाध्यता से है, मूक से नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक तो बिल्कुल सही जवाब है। राम की गाय चरती है, इसमें कौन सा कारक है? अब देखिए, कारक होते हैं 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पदान से लगाव के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है। अब आपने कहा भाई राम की किसकी गाय चरती है, जब किसी से किसी का संबंध दर्शाना होता है वहाँ पे जो कारक होता है उसे हम संबंध कारक, किसकी गाय चरती है, तो आपको जवाब मिलता है राम की गाय चरती है। तो इस गाय का संबंध किससे हो गया? राम से हो गया ना, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई राम की गाय चरती है। यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। अब कर्ता कारक, कर्ता ने का प्रयोग होता है कर्म को, अधिकरण में पर, है ना। मैं आदमी घर में बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है ना, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है?
निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। वह बहुत अच्छा लड़का है में सर्वनाम क्या है? वह ही तो सर्वनाम है। अब इस वह कौन प्रकार का सर्वनाम है? तो आपने कहा अनिश्चयवाचक तो है नहीं भाई, एकदम निश्चित है कि भाई वह की बात कर रहा है। निजवाचक, निजवाचक आप जो आपका प्रयोग जो करते हैं, आप स्वयं खुद का प्रयोग करते हैं, निजवाचक होता है। संबंधवाचक राम की, श्याम का, मोहन की, ठीक है, तो इसका जो वहाँ संबंधवाचक होता है। तो बचा क्या? निश्चयवाचक। यह वह ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के भेद जान लीजिए, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पुरुषवाचक होते हैं, इसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इतना बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अनुमान का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछ रहे हैं आपसे। अनुमानित, अनुमित, अनुमानक, अनमित। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है अनुमानित। ध्यान समझिए, विशेषण चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि उसके आगे, शब्द के आगे कोई संज्ञा लगा दीजिए। जैसे अनुमान है ना, तो अनुमानित आय, अब आय आगे संज्ञा लगा लीजिए। मान लीजिए संज्ञा हमारा क्या हो गया? आय। अगर जैसे हमने कहा अच्छा, अच्छा, तो यह जानते हैं विशेषण है। इसके बाद संज्ञा लगाएंगे तो सेट बैठेगा। अच्छा आदमी, अच्छा बैल, अच्छी गाड़ी, है ना। तो संज्ञा, जब विशेषण के बाद संज्ञा बैठा के देखिए, अगर सही बैठ रहा है, मतलब सेंटेंस बैठ रहा है, तब तो ये विशेषण है, और नहीं बैठ रहा तो विशेषण नहीं है। जैसे अनुमित आय, अनुमानक आय, अनमित आय, बिल्कुल गलत है। अनुमानित आय, आपकी अनुमानित आय कितनी है? तो आपने कहा भाई कितना, क्या सही हो जाएगा? अनुमानित हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में मतलब ये पूरा सेंटेंस है, वाक्य है। इसमें यहाँ जब छूट गया है। इसमें जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण उपवाक्य तो बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, समझिएगा बात को। उपवाक्य मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि उपवाक्य का मतलब हो जाता है 2 या 2 से अधिक शब्द जबकि जो है कि वाक्य कंप्लीट ना हो, वो उपवाक्य कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य कैसे हो गया? कह रहे हैं जब पानी बरसता है। अब जब संज्ञा तो है नहीं, जब विशेषण तो है नहीं, जब क्रिया तो है नहीं, इसलिए क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। कैसे भाई? क्रिया विशेषण जो होता है वो अव्यय का पार्ट होता है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, पहला क्या होता है? कालवाचक। ठीक है, और ये कालवाचक विशेषण है। दूसरा होता है स्थानवाचक, है ना। और तीसरा होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक। और चौथा होता है परिमाणवाचक। क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। तो अब कह रहे हैं कालवाचक। कालवाचक विशेषण में जब पानी बरसता है, पानी कब बरसता है? जब बरसता है। तो ये हो क्रिया, और क्रिया की विशेषता बतला रहा है, वो हो जाता है क्रिया विशेषण। तो आपने कहा क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। अगला प्रश्न है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और अब ये होमवर्क करके तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अगर वीडियो आपने पूरा लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।